अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट और हमने इसके 5 न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 6 का सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिवन डेटा की। गिवन डेटा सही है, आपने भी ऐसे ही करना है कि पहले गिवन डेटा अलग लिखना है और रिक्वायर्ड अलग लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास के टू स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच x रेफर्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा याद रखना कि चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक था हमारे पास डायमेंशनैलिटी, यानी कि डायमेंशंस क्या होती हैं। आपको पूरे मैंने पॉइंट्स भी लिखवाए थे कि डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस आर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट होती है ना, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। सही, तो हमने ये चीज़ प्रूव भी की थी कि कौन सी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होती है और कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती। बेसिकली हमने डायमेंशनैलिटी जो है वो चेक करनी है। तो दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स ने एक एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। अब हमने ये बताना है कि कौन से स्टूडेंट की जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है और कौन से स्टूडेंट की जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं कि टू स्टूडेंट्स ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच x रेफर्स टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जो x है ना यहाँ पर x, ये आपका जो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल, और हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग s से डिनोट कर रहे होते हैं। आप चाहो तो d से भी कर सकते हो, लेकिन s से करते हैं हम डिनोट। तो मैंने यहाँ पे x से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर जो x है ना, ये डिनोट कर रहा है s को, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि v द स्पीड, और जो v है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड को। और हमें पता है कि v होता है स्पीड के लिए या तो वेलोसिटी के लिए। अच्छा आगे क्या है? द एक्सेलरेशन एंड टाइम एंड टी टाइम। सही, और एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है a, लेकिन हम मान लेते हैं कि a जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन। और ये चीज़ हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से ही डिनोट कर रहे होते हैं। सही है, एक्सेलरेशन आ गया और स्मॉल t जो है वो टाइम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आ गया स्मॉल t। सही है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंड द सबस्क्रिप्ट o मीन्स द क्वांटिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अच्छा याद रखने के सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप लिखते हो ना यहाँ पर f और c, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो c जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, या तो आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए a c। यहाँ पर जो c है वो किस में लिखा हुआ है? सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है v नॉट, जिसे हम लोग पढ़ते हैं v नॉट। सही है, तो ये जो नॉट है ना, ये आप इसको जीरो बोल लो या तो इसको आप o बोल लो। सही है, यहाँ पर जो o है ये डिनोट कर रहा है कि सबस्क्रिप्ट में 0, ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। जब भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, आपने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का केस पढ़ा हो तो उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से डिनोट कर रहे होते हैं। तो v नॉट फॉर इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसको आप vi भी कह सकते हो। सही है, हम लोग वैसे vi लिख रहे होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में हम लोग यहाँ पे ऐसे v नॉट बोलते हैं। तो ये 0 o जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो इसकी बात हो रही है। और ये कब होता है? जब टाइम जो है वो बराबर होता है, तकरीबन बराबर होता है 0 के। यानी कि जाहिर सी बात है, जब भी कोई बॉडी मोशन में आ रही होती है, यानी कि अपनी एक्सेलरेट होना शुरू होती है, उसकी वेलोसिटी स्टार्ट होती है, तो हम उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो जब टाइम जो है वो तकरीबन क्या होता है? 0 ही होता है। सही है, तो इसलिए इन्होंने कहा हुआ है कि v नॉट जो है ये बराबर है जब टाइम इक्वल होगा, तकरीबन इक्वल होगा 0 के, या तो टाइम 0 के बराबर होगा। अच्छा तो यहाँ पर मीन्स क्वांटिटी टीन टाइम इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पहले इक्वेशन नंबर 1 की डायमेंशनैलिटी चेक करूंगा और फिर इक्वेशन नंबर 2 की डायमेंशनैलिटी चेक करूंगा। अच्छा एक और कॉलम बना देता हूं मैं, ताकि हम लोग यहाँ पर एक जगह पर डायमेंशन भी लिख सकें। सही है, तो ये स्टूडेंट नंबर 1 है। स्टूडेंट नंबर 1 ने जो इक्वेशन ड्राइव की है ये वो आज यहाँ पर ये आ जाएगी, और स्टूडेंट नंबर 2 ने जो इक्वेशन ड्राइव की है वो यहाँ पर आ जाएगी। स्टूडेंट नंबर, सही। अच्छा डायमेंशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है LT माइनस 1 होती है, हम लोग निकाल चुके हैं। ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT माइनस का 2। सही है। अच्छा डिस्टेंस यहाँ पर वो होगा यूज होगा, तो डिस्टेंस की लेंथ होती है, और लेंथ की यूनिट क्या, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ही हम लिखते हैं उसको कैपिटल L से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा उसके बाद और कोई चीज़ है t, टाइम है, तो स्मॉल t इसकी डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो v की आ गई, a की आ गई, s की आ गई और t की आ गई। अब हमने क्या करना है? सिंपल इसको पुट करना है। अब जो स्टूडेंट नंबर 1 है, स्टूडेंट नंबर 1 ने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो क्या थी? a लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर a लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू
वी टी का स्क्वायर ये प्लस का 2at। सही है। अच्छा, ये इक्वेशन थी स्टूडेंट नंबर 1 ने जो हमें निकाल के दी थी। अब हमने चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सही है, तो आपने इसको डायमेंशनल सिंबल यानी कि पुट करना है। इस x की जगह पहले तो आप s लगा दो, तो ये बराबर हो जाएगा s इज टू वी टी स्क्वायर प्लस का 2at। सही है, हमने x की जगह s लगा दिया क्योंकि ये क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमने उसको अपना नाम दे दिया। सही है। अच्छा, अब s इसकी डायमेंशन क्या होती है, l होती है, आप यहाँ पे पुट कर दो। सही है, तो दो तरीके हैं इसके, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले अलग सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इतना लेंथी काम नहीं है, ये एक साथ आराम से हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक साथ आराम से कर रहा हूँ। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस वन ये आके वेलोसिटी की डायमेंशन। सही है। अच्छा, t का स्क्वायर है और t की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, कैपिटल T, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर। सही है, आप चाहो तो उसको अंदर डाल दो स्क्वायर को, ये आ गया स्क्वायर। अच्छा, प्लस का 2at प्लस का 2। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा lt माइनस का 2 और टाइम की जगह आ जाएगा कैपिटल T। ये आ गए आपकी सारी डायमेंशनल सिंबल्स में हमने इनको लिख दिया। अच्छा, एक बात याद रखना कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ नंबर, तो हम यहाँ पे नंबर्स को इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर 2 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। 2 जो है वो हमारी इक्वेशन से गायब हो जाएगा। अब ये देखें L है यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो t की पावर -1 है और यहाँ पर t की पावर क्या है, 2 है। तो याद रखना 2 जब बेसिस है में पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, यानी कि अगर आपके पास कहीं ऐसे लिखा हुआ है t की पावर -1 और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और ये t की पावर क्या है, 2 है, तो बेसिस में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये t हो जाएगा -1 प्लस का 2, तो -1 प्लस का 2 आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ lt माइनस का 1 बचेगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर L एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, t की पावर -1 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 1 और 1 हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ lt। सही है। इसी तरह से यहाँ पर 2 इग्नोर कर दिया हमने और यहाँ पर भी वही केस है कि -2 है और ये यहाँ प्लस का 1 है, तो -2 प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 1। सही, कैसे, t की पावर -2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है t की पावर 1 से, तो -2 प्लस का 1 बेसिस में पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, t की पावर -1, तो यहाँ पे आ गया L और t की पावर माइनस का 1। सही है। अब यहाँ पर आ रहा है LT और यहाँ पर आ रहा है LT माइनस का 1, तो ऐसा कोई केस नहीं है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में ऐड हो जाए। ये इक्वेशन सिर्फ एक हालत में ऐड हो सकती थी, अगर यहाँ पर भी जो है वो LT -1 होता, तो LT -1 होता, LT -1 होता तो ये हो जाता है 2LT -1, और फिर भी जो इक्वेशन आपकी प्रूव नहीं हो रही, इसका मतलब जो स्टूडेंट नंबर 1 ने इक्वेशन ड्राइव की है दैट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस equation is dimensionally incorrect। अच्छा, यहां पर आपको एक और बात भी समझा दूं कि डायमेंशन जब भी हम निकालते हैं उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि आप इस इक्वेशन में देखो तो आपके पास कोई भी नंबर आप डाल दो, यहां पर मैं 10 डाल दूं, यहां पर मैं 100 डाल दूं, सही है, और आगे मैं अगर चीज सही लिखूं तो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट आएगी। इसका मतलब डायमेंशन की लिमिट ये होती है कि डायमेंशन आपको कभी भी किसी इक्वेशन की क्वांटिटी नहीं बता सकती। आप क्वांटिटी वाइज किसी भी इक्वेशन को गलत लिख दो ना, जैसे मेरे पास क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं इसकी जगह हाफ की जगह मैं अगर 100 भी डाल दूंगा ना, या मैं 50 भी डाल दूंगा ना, तो अब इसको आप अगर चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगी, डायमेंशन की इक्वेशन करेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि आप 50 को इग्नोर कर दोगे, नंबर्स की डायमेंशन तो होती नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो किसी भी इक्वेशन की क्वांटिटी नहीं बता सकती। सही है, तो ये चीज भी हमें समझ आ गई। अब जो स्टूडेंट नंबर 2 ने ड्राइव की है वो चेक करते हैं। स्टूडेंट नंबर 2 ने इक्वेशन क्या ड्राइव की है चेक करते हैं जरा। इक्वेशन नंबर बी क्या हुआ उसको, ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। अच्छा, इक्वेशन नंबर बी क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस का 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर। तो हमने चेक करना है ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो चेक करते हैं। अच्छा, x इधर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। सही है। अच्छा, s इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ है, तो l आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा v नॉट मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी कोई भी हो, डायमेंशन सेम रहेगी, और डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस का 1, lt माइनस का 1, और टाइम की जगह आ जाएगा t
प्लस का 2 को इग्नोर कर देंगे, 2 की डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी LT माइनस का 2 और t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर आ गया। सही है। अच्छा भाई t की पावर -1 है और t की पावर +1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ l बच गया, प्लस t की पावर -2 है, t की पावर +2 है, कैंसिल आउट, बेसिस में पावर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है तो हम लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, l बच जाएगा। तो l प्लस l क्या आ जाएगा आपके पास, l प्लस l इज इक्वल्स टू 2l। और ये बात याद रखना कि नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, तो इसीलिए ये वाली इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। कैसे पता चला हमें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। सही है। तो मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, ये मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है वो बेस कर रहा है आपके पास कन्वर्जन पे, यूनिट्स कन्वर्जन। सही है। और कन्वर्जन भी ऐसी है जो आपने शायद पहले कभी ना पढ़ी हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन खैर करनी है हमें। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10⁴ मीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, हेक्टर और एकड़ ये दोनों क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है। जैसे एरिया आपके पास होता है ना स्क्वायर फीट, जैसे आप एरिया को स्क्वायर फीट में मेजर करते हो, सही है, एरिया को आप मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे होते हो, ये इसकी ऐसा यूनिट है। इसी तरह से हेक्टर और एकड़ ये दोनों जो है वो एरिया की यूनिट्स होती हैं। अब हमने इनको कन्वर्ट करना है। 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10⁴ मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ इज 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर। हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टर। और हमें यहाँ पे हिंट भी दी हुई है, तो जब तक डेटा नहीं बनाएंगे हमें समझ नहीं आएगा कि क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो गिवन डेटा में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 1 हेक्टर, ये आ गया 1 हेक्टर किसके बराबर होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर के, 10⁴ मीटर स्क्वायर। सही। यहाँ पे यूनिट्स का बड़ा रोल है। आपने जो है वो जब भी हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे यूनिट्स हम लोग लाजमी लिखेंगे, ताकि यूनिट से ही पता चलेगा हमें कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो आप बताओ 50 मीटर किसके बराबर होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 50 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है। तो इसी तरह से हमने इसको हेक्टर को एकड़ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये हम लोगों ने चेक करना है। सही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों को समझना यहाँ पे पड़ेगा। और आगे कहा हुआ है कि हाउ में 1 एकड़ इज 4 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 एकड़ जो है ये बराबर होता है कितने फुट स्क्वायर के, स्क्वायर फीट के, स्क्वायर फीट बोलो या फीट स्क्वायर बोल लो आप, 4 × 10⁴, 4 × 10⁴ स्क्वायर फीट के। सही है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टर, यानी कि हमने ये बताना है रिक्वायर्ड क्या है, एकर्स हमने बताना है कितने एकर्स होते हैं इन 1 हेक्टर। 1 हेक्टर में कितने एकर्स होते हैं, बेसिकली हमने ये फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है जो कि बहुत जो है इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल में, और वो दिया हुआ है कि 1 मीटर बराबर होता है किसके, 3.28 फीट के, 3.28 फीट के बराबर होता है। सही है। तो हमें ये चीज़ें गिवन थी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि 1 एकड़ में कितने हेक्टर होते हैं। हमें ये बताया गया कि 1 हेक्टर में इतने मीटर स्क्वायर है, 1 एकड़ में इतने स्क्वायर फीट है, और 1 मीटर में इतने फीट होते हैं। आप जरा ये बताओ कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होंगे, हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टर, ये हमें बताना है। सही है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें ये पता है कि 1 एकड़ में इतने जो है वो स्क्वायर फीट होते हैं। सबसे पहले आप स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं ये बताना है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, और मदद लेंगे हम इसकी, क्योंकि हमें ये बताया हुआ कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, देख लो आप। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर। अच्छा, अगर हम एक काम करें कि इस फीट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें,
फीट स्क्वायर की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें ना इस हिंट की मदद से, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दो तरीके सॉल्व करने के, अगर मैं डायरेक्टली डिवाइड भी करवा दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हुआ किस तरह से, लेकिन एक तरीका है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि मैं 3 डॉट डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो या तो लिख देते हैं एज वी नो दैट, या एज वी गिवन, आप कह सकते हो गिवन भी है हमें। क्या गिवन है हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फीट। 1 मीटर में इतने फीट होते हैं। अच्छा, आप अगर ये पता कर लो कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास फीट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और इस फीट स्क्वायर को हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, मेरे पास सिंपल वो आ जाएगा। कैसे, अब देखते हैं भाई। ये 3.28 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा 1 फीट बराबर होता है 3.28, वहां चला गया ना, तो वहां पे क्या बचा, 1 बचा। 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि दोबारा मैं वहां लेके जाऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर 1 छोड़ना है। सही है, जिस तरह से हमने कन्वर्ट करते हैं ना कि 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री के, तो अगर आपको ये पता करना है कि 1 डिग्री कितने पाई के बराबर होता है या कितने रेडियन के बराबर होता है, तो आप क्या करोगे, 360 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 डिग्री। सही, 0 डिग्री नहीं बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर 3.28 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, वहां जाके 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 3.28। सही है। अच्छा, यहाँ पर 1 मीटर बनेगा, लिखो आप 1 को डिवाइड कराओ 3.28 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3.28, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.304। 1 डिवाइडेड बाय 3.08 क्या आ रहा है हमारे पास, 0.304। 1 फीट बराबर होता है 0.304। पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर लिख रहा हूं मैं, तो हो सकता है कि हमारे पास जो है वो थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो है वो आंसर फिर भी हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो 1 फीट हमारे पास आ गया इतने मीटर के, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर, यानी कि 1 फीट में इतने मीटर होते हैं। और यहाँ पर जो यूनिट है ना हमारे पास फीट स्क्वायर है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर फीट स्क्वायर आ जाए, तो फीट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, मैं उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 फीट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.304 का स्क्वायर, 0.304 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालते हैं 0.304 का, 0.304 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 0.092, 1 फीट स्क्वायर बराबर होगा 0.092, और यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट कौन सी पुट की है, मीटर की, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि यहाँ पर है मीटर, तो यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर का स्क्वायर। तो यानी कि मुझे रिलेशन पता चल गया फीट स्क्वायर का मीटर स्क्वायर के साथ, यानी कि 1 फीट स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर मैं इस फीट स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 फीट स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इतने फीट स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, तो इतने फीट स्क्वायर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो पुट करते हैं। अच्छा भाई, तो इस इक्वेशन का आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर। तो फीट स्क्वायर की जगह मैं पुट करने वाला हूँ ये 0.092 मीटर स्क्वायर। तो 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4 × 10⁴, और फीट स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.092 मीटर स्क्वायर, 0.092 मीटर का स्क्वायर। सही, यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी, तो यूनिट्स आपने लाजमी लिखनी है। अच्छा भाई, 1 एकड़ बराबर आ जाएगा 4 × 10⁴ को मल्टीप्लाई करवाना है 0.092 से, यानी कि 0.092 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट 4, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3680। अच्छा, और यूनिट क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया कि 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। अब हम बिल्कुल सिंपल सा काम है कि हमें यहाँ पर दिया हुआ मीटर स्क्वायर,
और यहाँ पर भी दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। अगर मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड करवा दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने एकड़ होते हैं, और इस मीटर स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 हेक्टर में कितने जो है वो एकड़ होते हैं। सिंपल सी बात है, सही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे पता चलेगा 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये 3680 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 एकड़ डिवाइडेड बाय 3680। 1 डिवाइडेड बाय 3680, 1 डिवाइडेड बाय 3680 आ रहा है हमारे पास 2.717 इंटू 10 की पावर -4। 1 मीटर स्क्वायर बराबर आ रहा है 2.717 इंटू 10 की पावर -4, और यूनिट क्या आ जाएगी, एकड़ आ गई। सही है। अब मुझे पता चलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने एकड़ होते हैं। अब मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर की जगह सिंपल पुट कर दूंगा ये वाली वैल्यू, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। सही है। तो इसको आप क्या कर दो, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। हमें पता है कि 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, और इस मीटर स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। सही है, सिंपल सी बात है। तो 1 हेक्टर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर की जगह आ गया 2.717 इंटू 10 की पावर -4, और यहाँ पर आ जाएगा एकड़। सही है। तो 2.7 इसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंट 4 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास, दोबारा चेक करते हैं, एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2.717 इंटू 10 की पावर -4। सही है। तो आंसर आएगा हमारे पास 2.717, यानी कि प्लस 10 की पावर 4 प्लस है, या माइनस से कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ ये चीज़ बच रही है हमारे पास, यानी कि 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 2.717 एकर्स के, यानी कि एक हेक्टर में इतने एकर्स होते हैं। और आंसर अगर हम चेक करें अपना, तो क्या आ रहा है आंसर 2.69 एकर्स, यानी कि 2.69 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करोगे तो 2.7 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है हमारा, यानी कि 1 हेक्टर में इतने जो है एकर्स होते हैं। तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता था ये, लेकिन हम लोग ने क्या किया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझ लिया गया, क्योंकि ये पहली बार कन्वर्जन की हमने हेक्टर्स की और एकर्स की। वैसे मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर की तो हम लोग करते रहते हैं, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा न्यू था। तो चलते हैं, मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 आ गया। सही है। गिवन डेटा, अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉचेस गेन और लूज नॉट मोर देन 10 सेकंड्स इन अ ईयर। अब कह रहे हैं कि एक वॉच कंपनी है, यानी कि जो घड़ियां बनाने वाली कंपनी है, तो ये नहीं बताया हुआ वॉच जो है बेसिकली हम लोग जो है वो इस हाथ वाली घड़ी को कह रहे होते हैं, लेकिन एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है और वो ये क्लेम कर रही है, वो ये दावा कर रही है, क्लेम दावा, वो ये दावा कर रही है कि उसकी जो वॉचेज है ना वो गेन और लूजेज नॉट मोर देन 10 सेकंड इन अ ईयर, यानी कि यहाँ एरर की बात हो रही है। ये हम बात कर चुके थे कि अगर मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मेरी घड़ी 5 मिनट आगे, तो कोई भी मुझसे टाइम पूछेगा ना, मैं उसको बोलूंगा 10:05 हो रहे हैं। कोई मुझसे 1000 बार भी टाइम पूछेगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 मिनट का एरर आएगा, क्योंकि मेरी जो मशीन है ना ये इसके पास क्या है, एरर है 5 मिनट का। तो कह रहे हैं कि उनकी जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है वो ये दावा करती है कि 10 सेकंड से ज्यादा का एरर नहीं आता। सही है। अच्छा भाई, हाउ एक्यूरेट इज दिस एक्सप्रेस एज परसेंटेज, और बात यहाँ पे हो रही है एयर की, और हमने निकालनी है अनसर्टेनिटी परसेंटेज। तो निकाल लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है। जो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने सॉल्व किया था 1 और 2 उसी की टाइप का है। तो डेटा में सबसे पहले गिवन है हमारे पास डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना गिवन है हमें, 10 सेकेंड, यानी कि इससे ज्यादा और इससे कम हमारे पास अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती। अच्छा भाई, 1 एयर की बात हो रही है, टाइम कितना है, टाइम टी बराबर हमारे पास 1 एयर का, और एयर को हम करेंगे सेकंड में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, एक साल में 365.3 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसको।
365.3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 315,61920। आप चाहो तो उसको एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिख दो आप 315, ये आ गया टाइम इन 1 ईयर, 315,619 सेकेंड। सही, एक साल में सेकंड भी आ गए। और हमने क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है, यानी कि रिक्वायर्ड क्या है, परसेंट अनसर्टेनिटी, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, सॉल्यूशन परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है हमने, परसेंट अनसर्टेनिटी ये बराबर होती है हमारे पास डेल्टा, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो 100 से आपने लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है, बस वैल्यूज पुट करो और डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी कितना है भाई, 10 है, इसको डिवाइड करवा दोगे आप स्मॉल टी से, और टाइम कितना आया था हमारे पास, ये वाला नहीं पुट करना, ये वाला नहीं पुट करना 1 ईयर, बल्कि आपने ये पुट करना है 315,61920 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 10 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाय 315,619,2। तो 100 को डिवाइड करा दो, चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवा सकते हो, 315,619 और 2। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3.168 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। तो पॉइंट के बाद सिर्फ मैं 3 वैल्यू लिख रहा हूँ। और परसेंट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है हमारे पास, परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है 3.168 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। सही है, और इसकी यूनिट तो नहीं होती, परसेंट है, तो आप क्या डाल दोगे आगे, परसेंट डाल दोगे। तो ये हमारे पास आ रहा है फाइनल आंसर, और इसे चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं बुक से। 3.16 सही है, बिल्कुल सही है, 3.16 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो लास्ट न्यूमेरिकल इस तरह मूव करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 9 में कह रहे हैं कि हमें द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। जो चांद है हमारा उसका डायमीटर यहाँ पर गिवन है 3480 किलोमीटर। सही है। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, हमें ये बताना है कि जो मून है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि हजम कितना है। हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ, यानी कि एक अर्थ में, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसमें कितने मून आ सकते हैं, हमें ये बताना है बेसिकली। और यहाँ हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले, और हमें डायमीटर दिया हुआ है मून का। तो डायमीटर को आप चाहो तो वैसे स्मॉल डी से करते हैं, लेकिन मून का डायमीटर है तो आप क्या लिख दो, पहले पूरा लिख दो, पहले डायमीटर ऑफ मून, और नोट कर दो उसको कैपिटल डी से, और छोटा सा सबस्क्रिप्ट में एम लिख दो, क्योंकि डायमीटर ऑफ मून है ना। और कितना दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर। तो किलोमीटर में आप चाहो तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों यूनिट्स आपको किलोमीटर में गिवन है ना, तो मसला नहीं होगा। लेकिन आपकी अच्छाई के लिए यही है कि इसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर दो। किलो मीन्स 1000, तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3480 और साथ 3 जीरो आ जाएंगे, और ये हो जाएगा मीटर। सही है, ये आपके पास आ गया DM, डायमीटर ऑफ मून। अच्छा, हमें डायमीटर नहीं चाहिए होगा, यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए होगा। तो आपको पता है कि रेडियस मालूम करने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो रेडियस ऑफ मून बराबर होगा डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आया हमारे पास 348, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड करवाना है 2 से इसको, 34840 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ रहा है 174 और 4 0, 174 1 2 3 4 0, और यूनिट आपके पास आ गई मीटर में। तो आपके पास आ गया रेडियस ऑफ मून आ गया, डायमीटर दिया हुआ था उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया। अच्छा भाई, वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, और क्या निकालना है कि हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द मास ऑफ इक्वल दैट ऑफ अर्थ। और हमें रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है RE दिया हुआ है हमें, और वो कितना दिया हुआ है 6380
किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 6380 और 730 लगा दो और यहाँ आ जाएगा मीटर, यानी कि 638 और 40 और ये आ गया मीटर रेडियस ऑफ अर्थ। अब रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ मून जिसे हम लोग डिनोट कर लेंगे VM से, ये फाइंड करना है। और नंबर ऑफ मून्स फाइंड करना है कि अर्थ में कितने नंबर ऑफ मून आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ मून्स जिसे हम डिनोट कर लेंगे कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में M से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि चांद जो है एक स्फीयर है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दो फॉर वॉल्यूम ऑफ मून, इसे A बोल दो और इसे B बोल दो, सही है। तो मैं A निकाल रहा हूँ पहले, फॉर वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून अकॉर्डिंग टू द स्फीयर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर, चांद एक स्फीयर है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून बराबर होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर रेडियस का यूज करोगे आप, रेडियस ऑफ मून यूज करोगे क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, मून का वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो रेडियस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। Vm इज इक्वल टू 4/3 को ऐसे ही छोड़ दो आप, पाई की जगह पुट कर दो 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ मून कितना आया, ये चीज़ पुट करनी है लाजमी, 174 और 4 0 आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 और इसका क्यूब। सबसे पहले क्यूब निकालो, देन इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप इसमें, 174 1 2 3 4 0 और इसका ये आ गया क्यूब 5.268, इसका क्यूब आ रहा है 5.268 और 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18, सही है। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3.142 से, 3.142 से इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना 4/3 से। तो यहाँ पे करते हैं बाकी सॉल्व। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने में हमारे पास आंसर आ रहा है 1.655। वॉल्यूम ऑफ मून बराबर है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1.655 इंटू 10 की पावर +19, सही है। और इसको आप मल्टीप्लाई करा दो 4/3 के साथ, तो आंसर आ रहा है आपके पास 2.206 इंटू 10 की पावर 19। वॉल्यूम ऑफ मून आ रहा है हमारे पास 2.206 इंटू 10 की पावर 19 और वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यूनिट याद रखना कि मीटर क्यूब होगी, सही है। वॉल्यूम यूनिट क्या होगी, मीटर का क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो वॉल्यूम की होगी मीटर का क्यूब। चेक करते हैं, इसका आंसर सही है, फिर आगे मूव करते हैं। तो 2.2 × 10 की पावर 19 बिल्कुल सही आ रही है, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मून। अब लास्ट चीज हमने क्या निकालनी है, पार्ट बी, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मून्स निकालने हैं। नंबर ऑफ, पहले लिख दो यहाँ पे पार्ट बी, नंबर ऑफ मून्स, यानी कि हमारी अर्थ में, अर्थ के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मून्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ मून्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अर्थ का वॉल्यूम निकालोगे। अर्थ का वॉल्यूम हमें नहीं पता, फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो अर्थ का वॉल्यूम एज इट इज निकालेंगे जिस तरह से हम लोगों ने इसका निकाला है, मून का निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को आप नाम दे देंगे VE का, और फार्मूला सेम है 4/3 पाई RE का क्यूब। अब आप क्या पुट करोगे, RE, क्योंकि आप क्या किसका निकाल रहे हो, अर्थ का निकाल रहे हो ना, तो ये आ जाएगा RE का, ये आ गया क्यूब, सही है। वैल्यूज पुट कर दो, सबसे पहले 4 को डिवाइड करवा दो 3 से ताकि कंफ्यूज ना हो। 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ रहा है हमारे पास, 1.333, 1.333 मल्टीप्लाई पाई बराबर होता है 3.142 के मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास, 638 और 4 0, 638 1 2 3 4 0 और इसका क्यूब। तो 638 1 2 3 4 0 और इसका क्यूब कितना आ रहा है हमारे पास, 2.596 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3.142 से, देन इसको मल्टीप्लाई करना है 1.33
3 से, मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.333, सही। तो आंसर आ रहा है 1.087। वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया हमारे पास 1.087 इंटू 10 की पावर 21, और याद रखना इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर का क्यूब आएगी, क्योंकि वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम यूनिट क्या आती है, मीटर का क्यूब। अब लास्ट चीज रह गई हमारे पास नंबर ऑफ मून्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मून्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मून्स बराबर होगा कि आपने ये बताना कि एक जमीन में हमारी जो अर्थ है उसमें कितने चांद आ सकते हैं ना, यानी कि इन दोनों का रेशो आप निकालोगे। तो रेशो कैसे निकालोगे आप कि आपके पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना निकाला आपने, ये रहा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को आप डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ मून के साथ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो जमीन है उसमें कितने चांद आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ मून्स बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 1.087 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून कितना आया था, पूरा 2.206 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19। और याद रखना इसकी यूनिट कोई नहीं बनेगी क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। अगर मैं यहाँ पे मीटर क्यूब पुट करता हूँ तो यहाँ पे मीटर क्यूब पुट करूँगा तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसकी यूनिट नहीं बचेगी, सही है। तो नंबर ऑफ मून्स बराबर है, अच्छा बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा 1.087 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21, और इसके बाद आपने डिवाइड का साइन डालना है और लाजमी डालनी है ब्रैकेट, सही है। ब्रैकेट आप डालोगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करोगे तब आपके पास आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। तो 2.206 इंटू 10 की पावर 19 और ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 49.274। तो आप 49 भी कह सकते हो राउंड ऑफ करके, लेकिन अच्छा है पूरा लिख दो 49.274 मून्स, यानी कि इतने चांद आ सकते हैं हमारी ज़मीन के अंदर, 49 चांद आ सकते हैं हमारी ज़मीन के अंदर। तो इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल सारे जो है वो खत्म हो गए। आई होप आपको तमाम न्यूमेरिकल जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमने स्टार्ट करना है काइनेमेटिक्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।